जरा कल्पना कीजिए एक ऐसे जमीन की जहां दूर दूर तक रेत ही रेत हो, तेल के कुएं हो, सख्त परंपराएं समय में जमी हुई लगे। लेकिन ये तस्वीर अधूरी है। रेगिस्तान के उस पार दुनिया के सबसे विरोधाभासी देशों में से एक मौजूद है। एक ऐसी जगह जहां भविष्य जैसे मेगा प्रोजेक्ट्स प्राचीन रीति रिवाजों के साथ खड़े हैं, जहां बेहिसाब दौलत कड़े कानूनों के साथ रहती है और जहां समाज इतनी तेजी से बदल रहा है जैसे रफ्तार इतिहास में बहुत कम देखी गई है। अब मैं आपको एक ऐसी बात बताती हूँ जो शायद आपको चौंका देगी। सऊदी अरब के बारे में सबसे हैरान करने वाली बातों में से एक ये है कि पूरे देश में एक भी प्राकृतिक नदी नहीं है, एक भी नहीं। यहाँ जिंदगी प्रकृति के सहारे नहीं बल्कि इंजीनियरिंग के दम पर चलती है। पानी जमीन के नीचे मौजूद भंडारों से आता है, समुद्र किनारे लगे विशाल डीसैलिनेशन प्लांट से आता है और दुनिया की सबसे जटिल जल आपूर्ति प्रणालियों में से एक के जरिए पहुंचाया जाता है। रियाद और जेद्दा जैसे शहर समुद्र के खारी पानी को मीठा बनाकर सैकड़ों किलोमीटर दूर से लाए गए पानी पर निर्भर है। पूरी की पूरी शहरी आबादी इसलिए मौजूद है क्योंकि तकनीक ने इसे संभव बनाया है। इनके बिना आधुनिक सऊदी अरब का अस्तित्व ही नहीं होता। लेकिन पानी ही यहाँ की एकमात्र पर्यावरणीय चुनौती नहीं है। सऊदी अरब का मौसम बेहद कठोर है। गर्मियों में तापमान अक्सर 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाता है और कुछ इलाकों में ये 50 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा होता है। इस स्तर की गर्मी खतरनाक बल्कि जानलेवा हो सकती है। सड़कें इतनी गर्म हो सकती है कि जूते, टायर और यहाँ तक कि इंसानी त्वचा को भी नुकसान पहुँचा सकती है। इससे निपटने के लिए इंजीनियरों ने उन्नत समाधान आजमाए हैं, जैसे ठंडी की जाने वाली सड़कों की व्यवस्था, जहां जमीन के नीचे परतें सतह के तापमान को नियंत्रित करने में मदद करती है। ऐसे देश में जहां संसाधनों की कमी नहीं है, वहां कोई भी समस्या कम से कम सिद्धांत रूप में इतनी महंगी नहीं मानी जाती कि उसका हल न खोजा जाए। यही सोच हमें सऊदी अरब की पहचान के मूल तक ले जाती है, दौलत। सऊदी अरब उन बहुत कम देशों में से एक है जिसका नाम उसके शासक परिवार के नाम पर रखा गया है। हाउस ऑफ सऊद ने देश की स्थापना से ही इस पर शासन किया है और उनका प्रभाव पूरी तरह से निर्णायक है। इस परिवार की कुल संपत्ति का अंदाज़ा लगाना लगभग असंभव है, लेकिन कई विश्लेषकों का मानना है कि ये 1 लाख करोड़ रुपए से भी ज़्यादा है और कुछ अनुमान इससे कहीं आगे जाते हैं। तुलना के लिए अक्सर यूरोपीय शाही परिवारों का जिक्र किया जाता है, लेकिन कई गुना बढ़ाकर। ये अपार संपत्ति सीधे सत्ता में बदल जाती है, देश के भीतर भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी, और इस पूरी ताकत के केंद्र में है तेल। आपको ये जानना ज़रूरी है कि सऊदी अरामको दुनिया की सबसे मूल्यवान तेल कंपनी सऊदी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। इसकी वैल्यूएशन दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों से भी कई ज़्यादा है। तेल से होने वाली कमाई देश की हर चीज़ को आकार देती है, इंफ्रास्ट्रक्चर, सामाजिक सुविधाएं, विदेशी नीति और वैश्विक प्रभाव तक। लेकिन सवाल ये है कि ये दौलत आम सऊदी नागरिकों के लिए क्या मायने रखती है। सऊदी नागरिकों के लिए सरकार की भूमिका असाधारण रूप से उदार है। यहाँ इनकम टैक्स लगभग नहीं के बराबर है। शिक्षा पूरी तरह मुफ्त है, जिसमें यूनिवर्सिटी तक शामिल है। हेल्थ केयर भी मुफ्त है। सरकार अक्सर बिना ब्याज के लोन, घर के लिए सहायता, शादी के लिए आर्थिक मदद और कुछ मामलों में ज़मीन तक देती है। लेकिन ये समर्थन लगभग पूरी तरह नागरिकों तक ही सीमित है। सऊदी अरब की आबादी का करीब 40% हिस्सा विदेशी कामगारों का है। उनका अनुभव बिल्कुल अलग होता है। कई लोग कंस्ट्रक्शन, घरेलू काम, रिटेल या हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में काम करते हैं।
कुछ विशेषज्ञ क्षेत्रों में ऊंची सैलरी कमाते हैं, लेकिन बहुत से लोग लंबे घंटे काम करके सीमित अधिकार और सख्त रेजिडेंसी नियमों का पालन करते हैं। सऊदी अरब प्रवासी मजदूरों पर चलता है, लेकिन नागरिकता और उससे जुड़े फायदे उनके लिए लगभग पहुंच से बाहर होते हैं। और हाँ, ये याद रखिए कि सऊदी अरब में कारें सिर्फ सफ़र का साधन नहीं है, वे स्टेटस का सिंबल है। टोयोटा लैंड क्रूज़र लगभग एक सांस्कृतिक प्रतीक है, जिसे उसकी मजबूती और सफलता से जुड़ी छवि के लिए सम्मान दिया जाता है। लग्जरी गाड़ियाँ हर जगह दिखाई देती है। फेरारी, लैम्बोर्गिनी, मैक्लोरेन और बुगाटी शहर के सड़कों पर आम नज़ारा है। कुछ लाइसेंस प्लेट्स की कीमत गाड़ी से भी ज़्यादा होती है, खासकर नंबर लाखों में बिकते हैं और बिना किसी ब्रांड लोगों के ही रुतबा दिखा देते हैं। मेरी राय में सऊदी अरब में सबसे ज़्यादा नज़र आने वाला बदलाव महिलाओं की भूमिका में आया है। 10 साल से भी कम समय पहले महिलाओं को गाड़ी चलाने की इजाज़त नहीं थी। एंटरटेनमेंट वेन्यूज़ उनके लिए बंद थे। सार्वजनिक जीवन बेहद सीमित था। आज महिलाएं बेझिझक गाड़ी चलाती है, कॉन्सर्ट्स में जाती है, अलग अलग प्रोफेशन में काम करती है और ज़्यादा आज़ादी से यात्रा करती है। ड्रेस कोड भी काफ़ी हद तक ढीले हुए हैं, खासकर विदेशियों के लिए। सऊदी महिलाएं अब भी अक्सर अबाया पहनती है, लेकिन अब ये आधुनिक और रंगीन फैशन स्टेटमेंट बन चुके हैं। बदलाव का एक प्रतीकात्मक पल तब आया जब हाल ही में एक सऊदी महिला वैज्ञानिक मिशन के तहत अंतरिक्ष में गई। कुछ साल पहले ये कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। फिर भी सुधारों के बावजूद परंपराएं गहराई से जमी हुई है। परिवार का प्रभाव बहुत मजबूत है, सामाजिक अपेक्षाएं सख्त है, शादियों में अक्सर पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग अलग हॉल होते हैं। प्राइवेसी सबसे अहम है, कैमरे मना होते हैं और गोपनीयता से कोई समझौता नहीं किया जाता। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, जिन्हें अक्सर MBS कहा जाता है, सऊदी अरब के इस बदलाव के मुख्य वास्तुकार हैं। उनका विजन 2030 प्लान तेल पर निर्भरता कम करके देश को टूरिज्म, टेक्नोलॉजी और एंटरटेनमेंट का ग्लोबल हब बनाने का लक्ष्य रखता है। इस विजन का सबसे महत्वाकांक्षी प्रतीक है नियोमी। नियोम उत्तर पश्चिमी रेगिस्तान में बसाया जाने वाला एक भविष्यवादी मेगा रीजन है। इसका सबसे मशहूर हिस्सा द लाइन है, एक आईने से ढकी हुई शहर रेखा जो 170 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी होगी। यहाँ न कारें होंगी, न सड़कें और न कार्बन उत्सर्जन होगा। हालांकि शुरुआती चरण में इस प्रोजेक्ट को कुछ हद तक छोटा किया गया है, लेकिन निर्माण शुरू हो चुका है। यह भविष्य में बड़ी सफलता बनेगा। यह ज़्यादा महत्वाकांक्षा का स्मारक ये अब भी तय नहीं है। अब बात करते हैं रेत के नीचे छिपे हुए प्राचीन रहस्यों की। सऊदी अरब के रेगिस्तान प्राचीन चमत्कारों को भी छिपाए हुए है। मदाइन सलेह, जो नबातियन सभ्यता द्वारा तराशा गया था, आकार और सुंदरता में पेट्रो को टक्कर देता है। सदियों तक स्थानीय लोग इसे श्रापित मानते रहे और यहाँ जाने से बचते रहे। आज ये एक प्रमुख पर्यटन स्थल बन चुका है। यहाँ लग्जरी कैब्स है जहाँ लोग ऊंचे चट्टानी मकबरों के बीच तारों भरे आसमान के नीचे रात बिताते हैं, अक्सर 90,500 रुपये प्रति रात से भी ज़्यादा की कीमत पर। पास का अल उला हवा और समय से बनी नाटकीय चट्टानों के लिए मशहूर है, जो अब आर्ट एग्जीबिशन, फैशन शूट और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का बैकड्रॉप बन चुकी है। सऊदी खाना भारी और स्वाद से भरपूर होता है। कब्सा, जो राष्ट्रीय व्यंजन है, मसालेदार चावल और ऊपर से भेड़ या चिकन के साथ परोसा जाता है। इसे पारंपरिक रूप से दाएं हाथ से खाया जाता है। बाएं हाथ का खाना कुछ लोगों को अजीब लग सकता है, क्योंकि उसे सफाई से जोड़ा जाता है।
गर्मी की वजह से यहाँ जिंदगी सूरज ढलने के बाद शुरू होती है। मॉल, कैफ़े और सड़कें देर रात तक भरी रहती है। युवा लोग कॉफ़ी शॉप्स में मिलते हैं, गाड़ियों में घूमते हैं और सुबह तक सोशलाइज करते हैं। सामाजिक मेल जोल सख्त नियमों के तहत होता है। डेटिंग छुपकर होती है। फ्लर्टिंग ज़्यादातर नज़रों के ज़रिए होती है, शब्दों के बजाय। आंखें यहाँ सबसे बड़ी भाषा बन जाती है, भावुक, संयमित और बेहद असरदार। इसी खामोश संवाद ने सदियों से कविता को प्रेरित किया है और आज भी ये सऊदी संस्कृति का सबसे अंतरंग पहलू है। और आखिर में सऊदी अरब वक्त के खिलाफ दौड़ रहा है। जैसे जैसे दुनिया रिन्यूएबल एनर्जी की ओर बढ़ रही है, तेल का दबदबा हमेशा नहीं रहेगा। सऊदी अरब ये जानता है और इसी वजह से वह पूरी ताकत से खुद को दोबारा गढ़ने में लगा हुआ है। लेकिन सवाल अब भी है, क्या रूढ़िवादी परंपराएं वैश्विक युवा संस्कृति के साथ चल पाएंगी? क्या पूरी सत्ता डिजिटल रूप से जुड़े युवा वर्ग के सामने टिक पाएगी? क्या मेगा प्रोजेक्ट्स पहचान बदल पाएंगे या सिर्फ स्काईलाइन? सऊदी अरब सिर्फ शहर नहीं बना रहा, ये बदलाव की सीमाओं को परख रहा है। ये परिवर्तन ऐतिहासिक सफलता बनेगा या अस्थिर दांव? ये कहानी अभी लिखी जा रही है, रेत, स्टील और महत्वाकांक्षा में।